हाँ छात्रों, आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे और कविता के बहाने कुंवर नारायण जी ने इस कविता में देखेंगे आप लोग, इन्होंने जो है कविता के बहाने पाठ का नाम है, शीर्षक है और इन दिनों इनका जो काव्य संग्रह है उससे लिया गया है। काव्य संग्रह इन दिनों है, उसमें तमाम कविताएं, उसमें से एक कविता के बहाने शीर्षक है अपना, पाठ 3 है, पाठ 12 में, क्लास 12 में देखेंगे। तो इसमें क्या किया है कुंवर नारायण जी ने अपने इस कविता में, देखिए इन्होंने अपने व्यापक रूप में अनुभवों को काव्य में तर्कपूर्ण ढंग से जो उपयोग किया है और कैसे इन्होंने अपने विचार को दिया है, उसमें 3 स्टेप में इसको 3 काव्य खंड कह सकते हैं, 3 पद कह सकते हैं, 3 पदों में इसको बांटा है। और उस पदों में देखेंगे, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। अब इस घर उस घर का क्या मतलब है? इस घर का मतलब है कि संसार में जो तमाम प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है, कवि लोग उसके बारे में जो लिखते हैं वो इस घर है। और उस घर का मतलब है जो आध्यात्मिक ढंग से और तमाम प्रकार के जो हम लोग बातें करते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हुए कुंवर नारायण जी ने इस कविता में हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है, विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम लोग इस संसार की घटनाओं को जाने, संसार में हो रहे तमाम प्रकार के वितंडाबाद जो होते रहते हैं, शोषण होता रहता है, उसको जाने और अपने इस संसार में आने के उद्देश्य को अलौकिक पारलौकिक जिसको कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ करके कुछ जाने, इसलिए भी हम संसार में आए हैं। तो पाप और पुण्य और तमाम प्रकार के माध्यम से इसमें 3 स्टेप में इन्होंने कहा है। जो पहला स्टेप है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया के माध्यम से इसमें कुंवर नारायण जी ने समझाने का प्रयास किया है। चिड़िया जितना उड़ान करती है उसकी एक सीमा है, ऐसा नहीं कि असीमित चली जाएगी, कितना उड़ेगी, उड़ करके अंत में थक करके और शाम को अपने आवास में घोंसले में पुनः आ जाती है। लेकिन ये कवि जो है, कवि अपने अंदर छिपे हुए भावों को संसार के लोगों को, विद्यार्थियों को, समाज को देने का प्रयास करता है कि कैसे वो जो है अपनी बात को समझा देता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने लक्षणा के माध्यम से, लाक्षणिक भाषा है यहाँ पर, सीधी सादी तो भाषा है लेकिन एक लाक्षणिक भाषा है, अभिधा और व्यंजना कहते हैं उसको, लक्षणा कहते हैं। लक्षणा का मतलब है कि जैसे कहना कुछ और चाह रहे हैं, सीधे लाइन यहाँ पर क्या है, अब कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब चिड़िया तो का नाम लिया जा रहा है लेकिन इस चिड़िया से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये लक्षणा है, लाक्षणिक भाषा इनकी है कुंवर नारायण जी की। कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे चिड़िया उड़ती है और उड़ करके पुनः एक सीमा तक जाएगी, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती है। कविता एक इन्होंने माध्यम लिया है, इस कविता की इस पंक्तियों के चिड़िया के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक चिड़िया तो उड़ करके जाएगी, एक सीमा उसकी है, थक जाएगी, बैठ जाएगी, पुनः शाम को अपने आवास पर घोंसले में लौट आएगी। लेकिन ये कवि जो है और कविता उसकी जो लिखता है, अपने आंतरिक विचारों को, भाव जो उठते हैं और उसके माध्यम से जो देना चाहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। विद्यार्थियों, पुस्तक आपके पास होगी तो पुस्तक खोल लीजिए, नहीं तो सुनिए केवल जितना बता रहे हैं। और इस पद का पूरा सारांश और समरी मैंने पढ़ दिया, समरी बता रहा हूँ और इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखेंगे, पहले पद में हमने बताया आपको, एक तो इसमें जो लक्षणा और व्यंजना जिसको कहते हैं कि अपनी भाषा है, वो कहने का माध्यम है सीधी सरल भाषा में, लेकिन लाक्षणिक भाषा है इसमें जो है इन्होंने कहने का मतलब उनके कुछ और है। और एक चिड़िया का नाम बार बार इसमें आ रहा है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, तो कविता की उड़ान असीमित है। कविता में कवि अपने भावों को जो भी देता है उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक किसी ने कहा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो सूर्य भगवान की रोशनी जो जानते हैं आप, जहाँ नहीं पहुँच सकती है, उस कोनों तक का वर्णन कवि अपने कविता में करता है। तो इसमें कहने का मतलब जो है वो इतने केवल है, इस घर, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है। इस घर और उस घर, 2 शब्द इसमें आया इस पहले पद में। अब इस घर का क्या मतलब है? अगर इस घर का मतलब हम समझें तो इसको क्या जानेंगे, जैसे हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। समाज की घटनाएं,
अब समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं, शोषण, अत्याचार, अनाचार सब हो रहे हैं, तो उसका वर्णन अपने कविता के माध्यम से जो कवि बताना चाहता है, तो इसको हम इस कविता में जो हमारे पद में आया है इस घर, इसका मतलब इस सांसारिक तमाम प्रकार के कार्यों का वर्णन किया रहा है। दूसरा क्या है, उस घर। अब उस घर का मतलब क्या है, अब इसमें देखेंगे जैसे अलौकिक, अलौकिक मैंने बताया अभी, इसके पहले भी बताया आपको, अलौकिक का क्या मतलब है, इस संसार की जो सांसारिक जो कार्य क्रियाकलाप है उससे थोड़ा ऊपर उठिए और उठ करके देखेंगे तो आत्मा, परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। तो हम लोग वहाँ पर बातें जब करते हैं तो कहते हैं कि हमको अच्छा काम करना चाहिए, मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जो थोड़ा आत्मा और परमात्मा की तरफ जो बढ़ते हैं, इस सांसारिक बंधन से मुक्त होकर के ऊपर की ओर चलेंगे, जो बातें करेंगे, आध्यात्मिक बातें करेंगे, उसको हम अलौकिक कहेंगे। तो उस घर का मतलब है जो थोड़ा सा इस सांसारिक बातों से ऊपर उठ करके और अलौकिक बातें करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, तो जान लीजिए कि यहाँ पर उस घर इसमें कहा गया है। फिर कह रहे हैं कविता के पंख लगा उड़ने के माने। अब इसमें कविता में पंख क्या लगेगा, जैसे कि चिड़िया उड़ती है, उड़ करके वो एक सीमा तक जाएगी, लेकिन यह जो कविता है, कविता के भाव और कविता के जो उसमें वर्णन किए गए हैं, उसके विचार आए हुए हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। कवि जो है इस चिड़िया के माध्यम से बताना चाहता है कि इसमें जो है वो क्या कि सीधे इसमें लाक्षणिक भाषा है, सीधी सादी भाषा तो है ही है, लेकिन एक लाक्षणिक भाषा भी इसको कह सकते हैं हम लोग। और इसमें पहले पद में इतना हमको जानेंगे। अब दूसरी कविता देखेंगे, अगर हम इसमें दूसरा पद है, कविता एक खिलता है फूलों के बहाने। अब दूसरे पद में फूलों का वर्णन किया है, लाक्षणिक जो भाषा कहा जा रहा है बार बार, तो लाक्षणिक भाषा इसमें फूल के माध्यम से हम संसार के लोगों को, विद्यार्थियों को ये समझाने का प्रयास कुंवर नारायण जी कर रहे हैं कि फूल जैसे सुगंध देता है, फूल क्या करता है, खिलेगा, सुगंध देगा, उसके सुगंध की एक सीमा है, कहाँ तक जाएगी, हवा से जाएगा कुछ दूर तक, आसपास में महकाएगा, अपनी सुगंध फैलाएगा। लेकिन कविता की जो सीमा है और उसकी कोई समय अवधि नहीं है। कविता आज कबीरदास जी 1398 में लिख करके साखी समेत रमैनी चले गए, आज नहीं हमारे आपके बीच में, लेकिन वो 1398 की लिखी कविताएं आज भी लगता है कि आज ही लिखी गई है, और इतना जीवंत उदाहरण है कि लगता है कि कितनी बार पढ़े तो कम नहीं है, मन नहीं उबेगा। अब फूल खिलेगा, मुरझा जाएगा, बिखर कर नष्ट हो जाएगा। तो इसका भाव इस पद में यही कहने का मतलब है इनके कि कविता जो है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो अब इसके माध्यम से इस फूल को उदाहरण दिया है लाक्षणिक रूप में। उसमें कहा है कि फूल को एक उदाहरण दिया कि जैसे फूल सुगंध देता है, लेकिन उसकी एक सीमा है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है। शीर्षक आप देखिए ना, कविता के बहाने, मतलब कविता तो एक, इन्होंने फूल का उदाहरण दिया, पहले पद में इन्होंने चिड़िया का उदाहरण दे रहे हैं। इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे फूल की एक सीमा है, लेकिन कुंवर नारायण जी ने बताने का यह प्रयास किया हम लोगों को कि फूल की सुगंध, फूल की महक की एक सीमा है, लेकिन हमारे विचार जो अंदर उठते हैं, कवि के मन में वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान निकल आकर आंखें से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। ऐसे तमाम कविताएं हम लोगों ने पढ़ा है। तो कहने मतलब कि वो कवि पहले देखता है कोई घटना, समाज को देखता है, उसके मन में पीड़ा होती है, तब कोई कविता लिखता है। तो ऐसे ही इस कविता के माध्यम से, इस दूसरे पद के माध्यम से उदाहरण इन्होंने लक्षणा के रूप में पुष्प को लिया, और उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए फूल तो खिलेगा, नष्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि मुरझाए महकाने, महकाने, मुरझाए क्या है, मुरझाए, मुरझाए में मा वर्ण है, और इसमें जो है महकने, महकने। अब यहाँ मा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। वर्णों का जो है, वर्णों की आवृत्ति जब होती तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, माँ और माँ दोनों की आवृत्ति हुई है, इसलिए क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अब इसको कभी कभी हम लोग जो लिखते हैं विशेष में, टिप्पणी में, या काव्य सौंदर्य लिखने को आ जाता है, तो उसमें पूछ लेते हैं कि इस कविता में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। कहीं यमक रहता है, जैसा जो वर्णन आता है, कहीं मुहावरा रहता है, तो उसको हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो है मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है।
तो कभी आपको जब कविता की व्याख्या आती है, प्रश्नोत्तर आता है, पूछ लेते हैं कि इस कविता में आपका अनुप्रास अलंकार कहाँ है, तो आपको लिखना पड़ेगा मुरझाए महकने। ये उदाहरण हो गया। मुरझाए महकने में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। या इस कविता में कौन सा अलंकार है, आप लिखिए इस पद में। तो 3-4 प्रकार से घुमा फिरा कर किसी प्रकार से आ सकता है प्रश्न। तो कुल मिलाकर के दूसरे जो इस पद में हम देखेंगे, कविता एक खेल है और बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर हर कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब तीसरा पद आ गया हमारा। तीसरे पद में क्या करेंगे कि इसमें बच्चों का माध्यम लिया। बच्चे जो है खेलते समय ये नहीं देखते कि पड़ोसी के घर से दुश्मनी है, बोलचाल है कि नहीं है। कई बार देखते बच्चों को बाद में घर आने पर पिटाई भी हो जाती है। तो बच्चे ये नहीं जानते, उनका मन जो है निर्मल होता है। इस कविता के इस पद के तीसरे पद में कविता के माध्यम से ये कुंवर नारायण जी बताना चाह रहे हैं आपको कि देखिए बच्चों को खेलने की, उनकी खेलते खेलते कहीं चले जाते हैं किसी घर पर, किसी स्थान पर, वो अपने सीमा में नहीं बदलना चाहते, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। कब तक खेलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, बाद में लौट करके घर आएंगे, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। तीसरे पद में जो उदाहरण है कि बच्चा जो है अतीत वर्तमान की सीमा का वर्णन किया इन्होंने, लेकिन कविता जो है वो अतीत वर्तमान तमाम प्रकार के वर्णनों को करते हुए उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत तक जा कर के वो उसका वर्णन करते करते और कवि जो है अपने आंतरिक भावों को उजागर करने का प्रयास करता है। और बच्चा जैसे खेलते खेलते फिर लौट करके शाम को वापस आ जाएगा, अपने घर आ जाएगा, लेकिन कवि जो है अपनी कविता का वर्णन करते समय अपने कविता में भावों को इतना गहराई में जा कर के उसको हम लोगों को, विद्यार्थियों को देने का प्रयास करता है कि वो समझ जाए। और विद्यार्थी जो है इसमें देखेंगे अगर आप, तो काव्य में अपनी लाक्षणिक भाषा के माध्यम से पहली कविता में इन्होंने चिड़िया को माध्यम बनाया। दूसरी कविता, दूसरे पद में फूल का एक माध्यम बनाया कि फूल को समझाने का प्रयास किया कि सुगंध उसकी जैसे दिग दिगंत में फैलती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकती है। लेकिन कविता के माध्यम से कवि जो है कभी भी अपने भावों को अनंत समय तक, सैकड़ों साल तक, उसके बाद तक भी उन्होंने बताया भी आपको उदाहरण कबीर का, रहीम का, तुलसी के, आज नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं और उनके भावों को समाज तक विद्यार्थियों के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। बीती विभावरी जागरी, इस कविता के माध्यम से देश जब परतंत्र था तो कहा गया कि देखिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ, अभी जगो, ये नवयुवकों जगिए और कुछ करिए। उसको चूँकि इस समय जो है वो अंदर से डरते भी थे कि उनको कोई जान न पाए, कविता के माध्यम से अपने विचारों को नवयुवकों में, समाज में देने का प्रयास करते थे। तो कुल मिलाकर के इस कविता के बहाने, इस शीर्षक में हम लोगों ने आज के इस पाठ में कुंवर नारायण जी के 3 पद पढ़ा। तीनों पद में पहला पद हमारा जो है उसमें देखेंगे अगर आप, तो कविता में हमने बताया आपको इस घर और उस घर, ये तीनों पद में है। ये मेन बात है इसमें कि समाज की घटनाएं जो होती हैं उसका वर्णन किया गया और एक अलौकिक चर्चा की गई। इस कविता के माध्यम से कवि जो है समाज को कुछ देने का प्रयास करता है। दूसरे पद में देखेंगे मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है और उसमें देखेंगे अगर आप, तो तीसरे पद में बच्चों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि इसमें जो है बच्चे जो है अगर कहीं भी जाते हैं पुनः वापस आएंगे, लेकिन ये कविता जो है अनंत गहराई तक जा कर के कविता के माध्यम से कवि अपने विद्यार्थियों को, समाज को जो देने का प्रयास करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अपने खेल के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से ये बताया कि कविता अनंत गहराई तक जा कर के और वापस कभी लौटता नहीं है, वो दे दिया समाज में, अब फिर जा कर के समाज में वो बार बार हम पढ़ेंगे जब, चाहे जो पढ़ाएगा, जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, वो वहाँ पर उस विद्यार्थी के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम किया जाता है। तो इसमें तीनों पद में सीधी सादी भाषा है, सरल भाषा है। और इसमें दूसरा एक बात बताया हमने आपको कि लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता में 3 बातें बताई गई हैं। पहले पद में, दूसरे पद में आपको देखा गया कि फूल के माध्यम से, और अंतिम पद में बच्चों के माध्यम से समाज को दिशा निर्देश दिया गया। और अनंत गहराइयों तक जाकर के कवि ये बताना चाहता है कि हमको समाज के लिए काम करना है और हम कभी थके नहीं, हारे नहीं, अपने विचारों को समाज को देते रहें। इतना ही इस कविता में बताया गया है। धन्यवाद।